दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज के इस विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आप लोगों के साथ हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज बिल्कुल नई यूनिट है, आर्थिक नियोजन और उसके विविध पक्ष। इस चैप्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड देयर वेरियस एस्पेक्ट्स। यह चैप्टर्स स्टेट सिविल परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आईएएस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन राज्य सिविल सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अक्सर देखोगे, चाहे वह बिहार की परीक्षा हो, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या राजस्थान लोक सेवा, या मध्य प्रदेश एनी कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो इसी का भाग है। तो आज हम इस यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। यह यूनिट्स काफी लंबी है। इस यूनिट में कई सेगमेंट होंगे। सबसे पहले हमारा सेगमेंट होगा आर्थिक नियोजन के सैद्धांतिक पक्ष। आर्थिक नियोजन के सैद्धांतिक पक्ष। यह एक चैप्टर। दूसरा, भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन तीसरा, भारत में आर्थिक नियोजन को हम दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, पहला पार्ट हमारा होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। यह हमारा। फिर इसमें तीसरा पार्ट होगा भारत में नियोजन तंत्र। प्लानिंग मशीनरी इन इंडिया। इनमें हम राष्ट्रीय योजना आयोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम फाइनेंस कमीशन भी करते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें इन संस्थाओं के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं कि जो
इस यूनिट का एक सिनॉप्सिस मैंने अभी आपके सामने रखा, जिससे आपको इस चैप्टर की गंभीरता समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इस चैप्टर का पहला खंड, आर्थिक नियोजन के सैद्धांतिक। यहाँ पर हम आर्थिक नियोजन की ABCD को हम आपको बताएंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के विभिन्न प्रारूप क्या हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, इत्यादि विषयों को लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको इकोनॉमिक प्लानिंग की ABCD को बताएंगे, जिससे कि आपको आर्थिक नियोजन का बेसिक जानकारी हो जाए। और जब तक किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं पता होता है तो वह टॉपिक आपके लिए बोरिंग लगने लगता है। इसलिए तो आइए अब हम और आप चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग को समझें। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इसको लेकर हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, इस पर हम चर्चा। देखिए, प्लानिंग का मतलब रणनीति बनाना होता है। प्लानिंग का मतलब क्या है? रणनीति बनाना। प्लानिंग एक आतंकवादी भी बनाता है, प्लानिंग एक अर्थशास्त्री भी बनाता है, प्लानिंग एक समाजशास्त्री भी करता है, प्लानिंग सरकार भी करती है, प्लानिंग हम और आप भी करते हैं, प्लानिंग एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी करता। तो प्लानिंग एक विद्यार्थी स्कूल नहीं जाना, आज कोचिंग नहीं जाना, प्लानिंग इसके लिए भी आप करते हैं। तो प्लानिंग अच्छे कार्यों के लिए भी की जाती है, प्लानिंग बुरे कार्यों के लिए की जाती है। प्लानिंग तालिबानियों ने भी किया, प्लानिंग अमेरिका ने भी किया। डिपेंड करता है कि प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है, प्लानिंग कितना हमारा सक्सेस होती है या सक्सेस नहीं होती है। तो प्लानिंग अच्छा कार्य के लिए भी बनाई जाती है, प्लानिंग बुरे कार्य के लिए भी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग केवल अच्छे कार्यों के। एक अपराधी भी प्लानिंग करता है, एक शिक्षा माफिया भी प्लानिंग करता है कि कैसे नकल करानी है, कैसे पेपर आउट कराना है, कैसे अपने विद्यालय में विद्यार्थियों का शोषण करना है, प्लानिंग वह भी करता। प्लानिंग एक रिश्वतखोर अधिकारी भी करता है। प्लानिंग जिंदगी के हर क्षेत्र में होती है। हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हर पल, एक मंदिर का पुजारी है वह भी प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग का मतलब एक रणनीति है, प्लानिंग का मतलब कार्य करने की युक्ति है, प्लानिंग का मतलब कार्य करने का तरीका। तो हमने यहाँ इकोनॉमिक शब्द लिखा, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जब आर्थिक विषयों को लेकर या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए या संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग करने के लिए कोई रणनीति बनाई जाती है, युक्ति बनाई जाती है, तो इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं।
तो आर्थिक नियोजन एक विशेष रणनीति या युक्ति है जिसके माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक लक्ष्यों को, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में आर्थिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने पर बल दिया जाता है। कैसे हम अपने सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों को, दायित्वों को पूरा करें, यह इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय वस्तु होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों, कार्यों, दायित्वों को कैसे पूरा किया जाए। आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो आप यही कहना कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक रणनीति है या युक्ति है जिसके अंतर्गत हम अपने सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों, कार्यों, दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक नियोजन में आर्थिक नियोजन में सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन में हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने पर बल देते हैं। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है आर्थिक नियोजन का यह मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम अपने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारी विकास की गति रोटेट हो, तीव्र हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सके। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन को सामाजिक कल्याण के रूप में जोड़कर देखा जाता है, सामाजिक सुरक्षा के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, समाजवादी समाज की स्थापना के रूप में देखा जाता है। तो आपसे पूछा जा आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है भारत, तो आप यही कहना कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। परंतु इस दौरान सोशल वेलफेयर या लोक वेलफेयर पर
लोक वेलफेयर, लोक कल्याण पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है। लोक कल्याण पर विशेष बल दिया जाता है। आर्थिक नियोजन के अन्य उद्देश्य निम्नवत हैं। आर्थिक नियोजन के द्वितीयक उद्देश्य नंबर 1, पहला आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य मैंने बताया। आर्थिक नियोजन का द्वितीयक उद्देश्य देश में विद्यमान संसाधनों का पता लगाना, संसाधनों का पता लगाना और उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना, अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना। दूसरा, संतुलित विकास को बढ़ावा देना, संतुलित विकास को बढ़ावा देना। पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना, पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना। निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करना, सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करना, सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करना। आधारिक संरचना के विकास को बढ़ावा देना, आधारिक संरचना के विकास को बढ़ावा देना। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। आधारिक संरचना के विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना। तकनीकी परिवर्तन और प्रगति को बढ़ावा देना। यह आर्थिक नियोजन के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव।
हमने बताया कि आर्थिक नियोजन में का जो मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है। तो जबकि द्वितीयक उद्देश्य यह है जो आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी हस्तक्षेप होना जरूरी है। बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस के इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी हस्तक्षेप होना जरूरी है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंसेस होना जरूरी है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना अति आवश्यक है। बिना गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता। नीतियां बनाना, उनको लागू करना, उनसे उपजे विवाद का समाधान खोजना, दिशा निर्देश जारी करना, नियमन करना, यह सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता, सरकारी अभिकरणों के द्वारा किया जाता। तो इसलिए आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अनिवार्य माना जाता। आर्थिक नियोजन ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक सेक्टर या सरकारी सेक्टर में ही होता। आर्थिक नियोजन पब्लिक सेक्टर में भी होता, आर्थिक नियोजन सरकारी क्षेत्र में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता। आर्थिक नियोजन अनिल अंबानी को भी करना पड़ता, मुकेश अंबानी को भी करना पड़ता, रतन टाटा को भी करना पड़ता। तो वहीं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। आर्थिक नियोजन के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी सेक्टोरियल है। आर्थिक नियोजन केवल सरकारी क्षेत्र में लागू नहीं, लेकिन सामान्यतया आर्थिक नियोजन की जब बात आती है तो इसे हम पब्लिक सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक विषय मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है मित्रों, आर्थिक नियोजन पब्लिक सेक्टर से भी जुड़ा, प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़ा। वैश्विक स्तर पर एक संगठित रूप में आर्थिक नियोजन की अवधारणा, संगठित रूप में आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ में लाई गई, जो आज विकसित हो गया है, जिसे रूस कहा जाता। तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ से अस्तित्व में आती है, उस पर चर्चा होने लगती है। सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को गास प्लानिंग के नाम से जाना जाता रहा है, गास प्लानिंग के नाम से जाना जाता रहा। भारत में पहले हम पंचवर्षीय योजना बनाते थे, अब हम पंचवर्षीय योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया को तो हम जारी रखे हुए ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नियोजन समाप्त कर दिया। एक बार समरी के रूप में नियोजन क्या है, हम इस पर चर्चा कर। आर्थिक नियोजन वह रणनीति या युक्ति है जिसके अंतर्गत
आर्थिक नियोजन वह युक्ति या रणनीति है जिसके अंतर्गत हम अपने सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, विद्यमान संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, परंतु इस दौरान लोक कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाता है। इसलिए विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना भी माना जाता। द्वितीय उद्देश्य यह हमसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, मैंने लिखा, भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग को समवर्ती सूची में रखा गया। संविधान की 7वीं सूची में जो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची का विषय है। आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में रखा गया, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय वस्तु है, मतलब इसे केंद्र भी आर्थिक नियोजन को लेकर कार्यक्रम बना सकता है और राज्य सरकार भी यहाँ कार्यक्रम बना सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन के प्रकार। आर्थिक नियोजन के प्रकार। आर्थिक नियोजन के प्रकार। काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन के प्रकार। देखिए, आर्थिक नियोजन का वर्गीकरण कई आधार पर हुआ है। आर्थिक नियोजन का वर्गीकरण एक आधार पर नहीं होता, कई आधार पर आर्थिक नियोजन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला सरकार की भूमिका के आधार पर। हमने कहा कि आर्थिक नियोजन का वर्गीकरण, आर्थिक नियोजन का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। जिसमें पहला वर्गीकरण सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर
आर्थिक नियोजन के दो भाग। पहला, आर्थिक नियोजन के भूमिका के आधार पर सरकार के दो भाग हैं। आर्थिक नियोजन के दो भाग, आदेशात्मक नियोजन और सांकेतिक नियोजन। सरकार की भूमिका के आधार पर आर्थिक नियोजन के दो भाग हैं। एक आदेशात्मक नियोजन और दूसरा सांकेतिक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन और दूसरा सांकेतिक नियोजन। सरकार की भूमिका के आधार पर नियोजन के दो भाग हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करते हैं। आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन। इम्परेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव प्लानिंग। देखिए, सरकार की भूमिका के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप के आधार पर आर्थिक नियोजन को दो भागों में बांटा जाता है। आदेशात्मक और सांकेतिक नियोजन। अब प्रश्न उठता है कि आदेशात्मक नियोजन क्या है, इम्परेटिव प्लानिंग क्या है। अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें तो जब कोई आपसे पूछता कि इम्परेटिव प्लानिंग क्या होती है, तो आप यही कहना कि आदेशात्मक नियोजन आर्थिक नियोजन का एक विशेष प्रारूप है। आदेशात्मक नियोजन आर्थिक नियोजन का एक विशेष प्रारूप है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका प्राथमिक होती है और निजी क्षेत्र की भूमिका द्वितीयक होती है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू बी प्राइमरी and role of private sector is to be secondary। महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र में इम्प्लीमेंट की जाती है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वाधान में इम्प्लीमेंट की जाती है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अधिकांशतः सभी क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए होते हैं। आर्थिक दिशा निर्देश कठोर होते हैं। आर्थिक कानून जटिल होते हैं। आर्थिक गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है। आदेशात्मक नियोजन में